अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मला और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं और साथ साथ इस दुआ के साथ कि आज का दिन आपका अच्छा गुजरे। मैं हूँ इमरान हसन। नए दिन का आगाज़ अगर कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लीजिए बिकॉज इट्स ऑलरेडी 9 इनफैक्ट अब तो 9 बजे 5 मिनट हो चुके हैं। हम आपका साथ देंगे अगले 2 घंटे के लिए इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे कि ये साथ बहुत अच्छा गुजरे। मुसलसल हम आपको क्रिकेट के हवाले से अच्छी अच्छी खबरें देते हैं, उसी से हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और आज हमारे पास कोई अच्छी तो नहीं, सिर्फ खबर है क्रिकेट के हवाले से बिकॉज पाकिस्तान वर्सेस प्राइम मिनिस्टर 11 मैच शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की एंड द हाईलाइट वाज इमामुल हक साहब फिर आउट हो गए। अच्छा, आउट हो गए इसके बाद कहानी तो वैसे ख़त्म बनती है, लेकिन ये जो सीरीज़ है इसके लिए पाकिस्तानी टीम तैयार है और प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ जो 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच है वो जारी है इस वक्त भी। और ओवल में वाहिद 4 रोज़ा मैच की ट्रॉफी की रोनुमाई की गई। दोनों टीम्स के कैप्टन्स ने फोटोशूट भी कराया। कौमी कप्तान जो आपको पता है शान मसूद, उनकी कैप्टनसी में ये टीम जो है ये मैचेस की सीरीज़ खेलने वाली है। और साथ साथ अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ओपनिंग करेंगे जबकि बाबर आजम नंबर 4 पर खेलेंगे। शान मसूद ने कहा जी कि फाइनल 11 में सरफराज अहमद को मोहम्मद रिजवान पर तरजीह दी जाएगी, जबकि पाकिस्तानी कप्तान ने यह भी कहा कि हमारे पास बॉलिंग में बहुत ऑप्शंस मौजूद हैं लेकिन प्लान्स पर अमल दरामद करना होगा। बिल्कुल, शान साहब ने मजीद ये कहा कि वार्नर के लिए सीरीज जज्बाती होगी, कोशिश करेंगे आखिरी सीरीज में उनके लिए मुख्तलिफ चैलेंजेस लेकर आएँ। दावे तो बहुत सारे हैं लेकिन क्या हम इन दावों पर अमल कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया होगा। दूसरी जानिब हमने कल आपको विमेन क्रिकेट टीम के हवाले से खबर दी थी, अच्छी खबरें आ रही हैं। एक मैच हमारा बाकी है, लेट्स सी उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन फिल वक्त प्राइम मिनिस्टर 11 के लिए के साथ हमारे जो मैचेस हैं का जो मैच है इनफैक्ट सिंगल मैच है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। इससे पहले वैसे रिपोर्टली प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था हमारी टीम को, दावत भी दी, शायद दिया था। सो अच्छी बात है, आई मीन अच्छा एक आगाज होना चाहिए। और लेकिन इमामुल हक के लिए बहरहाल एक लम्हा फिक्रिया जरूर है, जिस तरह की फॉर्म के अंदर वो हैं, क्या फिर उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए। द काइंड ऑफ फॉर्म ही हैज, इट हैज सीरियस क्वेश्चंस। लेकिन अभी ये चूंकि प्रैक्टिस मैच है तो इस पे हमारे कैप्टन ने कल भी कहा था कि जी हम उम्मीद करते हैं कि प्रैक्टिस हमारी अच्छी हो जाएगी। अब ये प्रैक्टिस अच्छी होती है या नहीं होती और आगे सीरीज के अंदर टीम कैसे परफॉर्म करती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे जब हमारी वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस मैचेस चल रहे थे और हम ऑस्ट्रेलिया से एक मैच हारे थे प्रैक्टिस मैच शुरू में, तो उस वक्त भी जब हमने तनकीद की थी लोगों ने कहा था ये प्रैक्टिस मैच है, क्यों आप इतनी तनकीद कर रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ आपने देखा, ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ वर्ल्ड कप के अंदर क्या किया, जो वर्ल्ड कप के अपने मैचेस थे उनके अंदर फिर क्या हुआ। तो प्रैक्टिस मैच इज अ प्रैक्टिस मैच, बट सर्टनली आपकी जो फॉर्म है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो तो पता चलता है ना। सो प्लेयर्स कम से कम इस तरह की गेम जरूर करें कि ऑस्ट्रेलिया जहनी तौर पर या नफसियाती तौर पर इतना ईजी ना ले पाकिस्तान की टीम को आने वाले मैचेस के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बल देखते हैं जब 14 तारीख को पर्थ में हम खेलेंगे तो हम कैसा खेलेंगे। ड्रॉप इन पिच है, माहौल मुख्तलिफ है, पर्थ में मुख्तलिफ होगा। अच्छा, दूसरी जानिब एक प्रैक्टिस मैच वो भी होता है जो सियासतदान है वो अवाम के साथ खेलते हैं। अब हम उस पर बात करते हैं। आपको पता है उस प्रैक्टिस मैच की बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि उस सारी प्रैक्टिस का हिस्सा हम लोग भी हैं। बात करते हैं इंतखाबात की आज की बड़ी खबर में। जी शुरू करें प्रैक्टिस में। आपको पता है जी इंतखाबात की तारीख है, आपको पता है गहमा गहमी शुरू हो चुकी है सियासत के अंदर। तमाम जमातें जोड़ तोड़ कर रही हैं। मसाइल का शिकार जो PTI है वज़ीद मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन की वार्निंग के बाद जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने के बाद जो गुमान किया जा रहा था कि PTI की ये मुश्किल हल हो जाएगी, लेकिन गुज़िश्ता रोज फिर से इस हवाले से खतरे ने सर उठाया। बानी रहनुमा PTI अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन PTI के इंतखाबात को चैलेंज किया और इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया और दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि अगर PTI इलेक्शन महज दिखावा, फरेब और इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की नाकाम कोशिश थी, फ्रॉड था, इंतखाबी अमल ने PTI अरकान को वोट देने और इंतखाब में हिस्सा लेने के हक से महरूम किया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा भी की गई है कि इलेक्शन कमीशन नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दे और गैर जानिबदार तीसरा फरीक मुकर्रर करे जो कि PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन की निगरानी करेगा। शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने तक इंतखाबी निशान बल्ला इस्तेमाल करने की इजाजत ना दी जाए। अकबर एस बाबर ने दरख्वास्त के हमरा वीडियो फुटेजेस और दीगर शवाहिद भी इलेक्शन कमीशन में जमा कराई
बताइए, दूसरी जाने पार्टी टिकट्स को लेकर मुस्लिम लीग नून में तनाज़ा सामने आ रहा है। हमने कल भी इनफैक्ट परसों आपको रिपोर्ट किया था दानियाल अजीज़ और एहसन इकबाल साहब के हवाले से, और मरियम औरंगजेब पर इनफैक्ट दानियाल अजीज़ ने और एहसन इकबाल साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, इल्ज़ाम की बौछार कर दी थी, रादर ये कहना गलत नहीं होगा। इसके बाद राना सनाउल्लाह मैदान में आए और कहा कि कुछ पार्टी टिकट्स की बुनियाद पर दानियाल अजीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस बुनियाद पर शो कॉज किया गया है। मगर दूसरी जानिब अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और GDA की बात करें तो इसके बाद मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फे ने भी इंतखाबी हल्कों की जो हतमी हदबंदी है इस पर तनकीद की है। सिंध के इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिवा सिंध की तमाम बड़ी जमातें इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो 30 नवंबर को ऐलान किया गया था हल्का बंदियों का, इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं। उधर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात के दौरान फौज और सिविल आर्म फोर्सेस की जो पोलिंग स्टेशन पर तैनाती है इसके लिए वजारत दाखिला को एक मरासला इरसाल किया है, और इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान आर्मी और सिविल आर्म फोर्सेस की बतौर स्टैटिक और क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर यहाँ पे तैनाती की जाए। 7 दिसंबर से पहले इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से कॉन्फर्मेशन दी जाए। जबकि दीगर सियासी जमातों के बारे में अगर बात करते हैं तो इनके इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात के भी सामने आ रहे हैं। सियासी जो मुख्तलिफ मामलात हैं, क्या ये इलेक्शन कमीशन दूर कर पाएगा तहफ़्फ़ुज़ात और तहरीक इंसाफ की सियासत किस जानिब जाएगी, ओवरऑल तज़िया हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होता है। सो आज भी हमने करना है। बिल्कुल, शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया कार, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच शौकत पराचा साहब कि आपने में ज्वाइन किया अर्ली इन द मॉर्निंग। मौजूदा जो सूरत हाल है इसकी चंद चीदा बातें हमने आपको बताई हैं, दो कि इन्हीं में कुछ आगे पीछे ट्विस्ट होता रहता है। अभी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है इस पर ऑलरेडी जो एतराज़ात उठे थे जब ये हुए थे, जब तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन का इंतखाब होना था। सो आपने इस पे भी बात करनी है, और साथ साथ ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात दिखाए जा रहे हैं अकबर एस बाबर साहब की जानिब से, उन्होंने दोबारा कहा कि इलेक्शन कमीशन दोबारा से ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए। किस तरह से देखते हैं, क्या ये मजीद चैलेंजिंग हो जाएगी तहरीक इंसाफ के लिए सूरत हाल? बहुत शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग। बात यह है कि तहरीक इंसाफ के लिए तो सूरत हाल पहले से ही खासी चैलेंजिंग है और बहुत पेचीदा है। अभी तो जो चीज नजर आ रही है पॉइंट ऑफ कंटेंशन वो तो है बल्ले का निशान, क्योंकि जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया था कि 20 रोज के अंदर अंदर आप इलेक्शन करवाएं, तो उस दिन भी बल्ले के निशान का ही मसला था। फर्ज किया बल्ले का निशान नहीं मिलता और PTI को कोई और निशान मिलता है तो किसी ना किसी को फिर बल्ले का निशान तो कोई लेगा उस दिन। वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हो सकता है, वो कोई और हो सकता है, तो एक तो PTI के लिए वो कंफ्यूजन पैदा होगी। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अकबर एस बाबर तो 2011-12 से पार्टी के रुकन नहीं है। वैसे वो किस हैसियत में जाकर चैलेंज करते हैं, लेकिन इसके पैरेलल ये भी पहलू है कि फॉरेन फंडिंग वाला तो सारा केस उन्होंने लड़ा। अगर वो उस केस में पार्टी बन सकते हैं तो इस केस में क्यों नहीं पार्टी बन सकते। और तीसरी अहम चीज ये है कि जिस तरह का इलेक्शन हुआ आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, अब इसको आप नॉमिनेशन तो कह सकते हैं और राइट है, साबिक चेयरमैन PTI का उनकी पार्टी है, वो किसी को भी कह सकते हैं कि पार्टी को लीड करें, लेकिन व्हेन यू यूज द वर्ड इलेक्शन, जो पहले से वो होती हैं नॉमिनेशंस होती हैं, पहले से जो प्राइमरीज होती हैं, हम शायद उनको वहां से बोरो करते हैं उस चीज को। आवाज आ रही है? अच्छा, अब आवाज आ रही है। अच्छा, एक और बात मैं साथ लिंक कर लूं और फिर आप जारी रखिएगा। ये जो कल मौलाना फजलुर रहमान का बयान है, थोड़ा सा समझने से कासिर हैं कि ये जो PDM की जमातें हैं इनके अंदर चलें सियासी तौर पे एक तकसीम तो समझ आती है, इंतखाबात के इनेकाद पे क्यों तकसीम है? एक जानिब आसिफ जरदारी साहब ने कहा है कि वो मुकम्मल इंतखाबात का माहौल देख रहे हैं। कल मैंने और भी कुछ बड़ी चीदा जो कलीदी इनफेक्ट कहना चाहिए रहनुमा है उनकी बात सुनी, उन्होंने भी कहा कि सियासी जो इलेक्शन का माहौल है वो बन चुका है और इलेक्शन होंगे। लेकिन मौलाना की तरफ से इस बात का आना और फिर इसको दहशतगर्दी से मौसूम करना, होते हैं या नहीं होते तो अलग बात है, लेकिन ये तकसीम क्यों है? अलग मौक़िफ़ क्यों लिया जा रहा है? क्या ग्राउंड बनाई जा रही है कि इंतखाबात ना हो या वजह कुछ और है? और पराचा साहब अपनी वीडियो को भी प्लीज सीधा कर लीजिएगा, स्क्रीन रोटेट हुई हुई आपकी। नंबर वन बात ये है, नंबर वन सबसे अहम बात ये है कि इलेक्शन में हर एक के अपने अपने कंसर्न्स हैं। जब मैं कहता हूँ अपने अपने कंसर्न्स हैं तो आपको मालूम ही है JUI पे अटैक्स हो चुके हैं।
हाफिज हमदुल्ला सेनेटर हैं, माने बाला के रुकन हैं। आपको याद है कितना संगीन किस्म का हमला हुआ था उनका। खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब पे अटैक्स हुए, अटेम्प्ट की जाती रही। बाजनोड़ में अभी पिछले 2 महीने के अंदर अंदर अटैक हुआ। वो किसके जलसे पे था? वो JUI के जलसे पे था। और 2013 का इलेक्शन अगर आपको मैं याद करवाऊं, ANP, MKM और पीपल्स पार्टी को दहशतगर्द तंजीमों ने वार्निंग दी हुई थी कि आप जलसे नहीं कर सकते। फिर 2008 में खुद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई। वो क्या बात थी? वो एक सियासी जलसा था और वो जनरल इलेक्शन से पहले था। इसलिए हर सियासी जमात का अपना अपना कंसर्न है। या मौलाना साहब कोई बात करें या पीपल्स पार्टी कोई बात करे या MKM की बात या PTI की बात करे, क्योंकि देखें बात सीधी सी है कि 245 मिलियन पॉपुलेशन मीन्स वी आर अ बिग कंट्री। हम चाइना और इंडिया को तो कहते हैं बड़े मुमालिक हैं, वो हैं, लेकिन उनसे हट के अगर देखा जाए तो फिर जो बाकी दीगर बड़े मुमालिक 5वें 6ठे नंबर पे हम हैं दुनिया में। तो इस बिगर चंक ऑफ पॉपुलेशन में बहुत सारे मसाइल हैं और उन मसाइल में जिसको जो मसला दरपेश है वो उसकी तरफ निशानदेही करता है। लेकिन अच्छी बात है, कल 17 अरब 40 करोड़ रुपए और इलेक्शन कमीशन को मिल गए। 10 अरब रुपए पहले से मिले हुए हैं, तो ये कुल मिलाकर 27 अरब 40 करोड़ रुपए मिल गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आउट ऑफ 42 बिलियन, यानी 42 अरब में से तो आधे से ज्यादा तो मिल गए। तो जो अच्छी बात है कि इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। डिस्पाइट ऑल दीज कंसर्न्स, पैसे भी मिल रहे हैं सिक्योरिटी के लिए भी। आप किसी ने इलेक्शन का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। पर आचो साहब, दूसरी जानिब ये टिकटॉक का मामला है जिसपे हम दानियाल अजीज साहब की स्टेटमेंट पिछले 2-3 दिन से टीवी के ऊपर देख भी रहे हैं। उन्होंने एहसन इकबाल साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा को तनकीद का निशाना बनाया। दो कि उन्होंने किसी और टीवी चैनल को इंटरव्यू मैंने उनका सुना, उन्होंने कहा जी कि मैंने कभी किसी की टिकट के लिए सिफारिश नहीं की, लेकिन राना सलाउल्लाह साहब ने कहा कि उस पर उनको शोकाज नोटिस दिया गया है। आप ये जो तहफ़्फ़ुज़ात है टिकटॉक की बुनियाद पे, इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये तो पार्टी के अंदर ही मौजूद लोग आपस में एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि हम जमहूरियत और पार्लिमानी डेमोक्रेसी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसी आवाजें आती रहती हैं। लेकिन आपस की बात है, आपने 4 नाम लिए, एहसन इकबाल साहब, मरियम औरंगजेब साहब, राना सनाउल्लाह साहब और मौसूफ जो है वो दानियाल अजीज साहब। अब कोई कंपैरिजन नहीं बनता। जो अपनी पार्टी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जिनमें 3 पहले ना, एहसन इकबाल साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा और राना सनाउल्लाह, इनका क्या कंपैरिजन है दानियाल अजीज के साथ? जब ये लोग जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों ख्वार हो रहे थे, दानियाल अजीज तो वहाँ उनके साथ बैठे हुए थे, उनकी बैंड वैगन में, और ये फिर बाद में NRB नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो के चेयरमैन भी बने। कुर्बानियां देने वाले जो लोग हैं नून लीग में, वो आपको नजर आ रहे हैं। और इधर उधर से अगर कोई उड़कर बटेरा आ जाए, पता नहीं अगली मंजिल उसकी क्या होती है, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं तो इन चीजों को इस एंगल से देखता हूँ, इस प्रिज्म से देखता हूँ कि जो अपनी पार्टी के साथ मसलन अली मोहम्मद खान है या शहरयार आफरीदी हैं, कल 5 साल के बाद अगर हालात बदलें और कोई और आके यही दावा करे कि फला फला तो जो है वो पार्टी के लिए लायबिलिटी हैं, तो फिर अली मोहम्मद खान लायबिलिटी में आएंगे या अली मोहम्मद खान का जो आज लेकिन राजा साहब, डोंट यू थिंक कि बजाय इसके ये देखा जाए कि कौन बात कर रहा है, ये देखा जाए कि क्या बात कर रहा है? दानियाल अजीज साहब के केस में ये नहीं देखना चाहिए कि वो बात क्या कर रहे हैं, वो जो महंगाई की तरफ रेफर कर रहे हैं या वो जो इल्जामात लगा रहे हैं, डोंट यू थिंक कि उनको कंसिडर करना चाहिए पार्टी को? रादर ये देखना चाहिए कि कौन पुराना है, किसने, क्योंकि पुराने शख्स से भी तो गलती हो सकती है। अगर एहसन इकबाल साहब पुराने हैं तो गलती उनसे भी तो हो सकती है, उनको भी तो डेमोक्रेसी के अंदर तो मेरे ख्याल में पूछना चाहिए, उनसे भी सवाल बनता है, किया जा सकता है। ये जब महंगाई थी, लोग चीख रहे थे, उस वक्त दानियाल साहब कहाँ थे? दानियाल साहब को तो पहले दिन से चीखो पुकार करनी चाहिए थी ना। देखिए ना, जब इस माहौल की मैं बात कर रहा हूँ, जिस माहौल में, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम रहते हैं, बात कोई होती है और उसकी लॉजिक और रीजन कोई दे दी जाती है। मसलन बात तो वही है कि एक MPA को टिकट दिलवाना है। अब नून लीग का प्रॉब्लम ये है कि अगर ये बाहर वालों को टिकट दें तो 15 जुलाई 2002 वाला मामला हो जाएगा कि वो जो बाहर वाले आए वो बड़े इन्फ्लुएंशियल थे, वो PTI से डिफेक्ट करके आए, लेकिन वो सारे ही हार गए। और नून लीग अपने लोगों को टिकट दे तो फिर जिनको उस वक्त वो किया था वो नाराज होते हैं।
वो फिर इस्तेकाम पार्टी में या किसी और पार्टी में चले जाएंगे। जब एक ब्रॉडर पिक्चर की बात करते हैं तो मेरे नजदीक ये इंडिविजुअल जो शिकायत हैं शायद वो इतना माने नहीं रखती। बड़े बड़े मसाइल बड़ी पार्टियों जो हुकूमत बनाने की तरफ जा रहे हो उनको इन मसाइल को फेस करना पड़ता है। दूसरा अरमला ने सवाल किया था, मैं जरा उसका एक दूसरे हिस्से की तरफ, ये जो इलेक्शंस और पार्टी निशान की बात है, यानी कि बल्ले की बात है, बल्ला कितना जरूरी है तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन में जाने के लिए, क्योंकि जिस तरह का ग्राउंड बन रहा है, जिस तरह की डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, ये खारिज से इम्कान नहीं कि बल्ले से महरूम हो जाए तहरीक इंसाफ। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इंटर पार्टी इलेक्शन तो उन्होंने कराए, डॉक्यूमेंट भी जमा करा दिए, लेकिन अकबर एस बाबर साहब कहते हैं कि ये लीगल प्रोसीजर नहीं है। दूसरी जानिब कल मैं हामिद खान साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शंस वैसे ही हुए हैं जैसे सब पार्टियों में होते हैं, तो इसमें तो तहरीक इंसाफ को मुर्द इल्जाम ठहराया भी नहीं जा सकता। मुझे एक इत्तेफाक हुआ था ये मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन कवर करने का, इसमें कन्वेंशन सेंटर के अंदर, वो मेरा पहला मौका था बतौर जर्नलिस्ट वहां पर जाके देखने का, और मैं हैरान हो गया था कि ऐसे भी होते हैं इंतखाबात। तो सब पार्टियां ऐसे ही करती हैं, लेकिन बल्ला कितना इंपॉर्टेंट है, सवाल मेरा ये है। और इन केस अगर बल्ला उनके पास नहीं रहता तो फिर क्या होगा? ये जो आपने बाकी पार्टियों के इलेक्शन के बात की, बात तो दुरुस्त है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मखदूम अमीन फ़हीम साहब को भी इसी तरह बनाया गया था प्रेसिडेंट, और मखदूम जावेद हाशमी साहब को भी 2002 में इसी तरह प्रेसिडेंट बनाया गया था। लेकिन अभी जो बात है, पीपल्स पार्टी के पास कभी तलवार होती थी, फिर उनको तीर दिया गया। पहले तलवार जितनी पॉपुलर थी, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो तीर भी उतना ही पॉपुलर हो गया। साइकिल और शेर का झगड़ा चला हमारे यहाँ, तो इंतखाबी निशान का झगड़ा चलता रहता है ना, कि साइकिल जो है वो है नून लीग का, मुस्लिम लीग का, या उनका शेर है। बहरहाल कमिंग बैक टू दिस बल्ला, देखें, एक तो साबिक चेयरमैन पीटीआई, उनकी अपनी जात क्रिकेट से एसोसिएटेड है और बल्ला भी क्रिकेट से एसोसिएटेड है। सिंबल इसलिए दिया जाता है कि पूरे मुल्क में जो जो वोटर जाए उसको पता हो बल्ला पीटीआई का है, शेर नून का है, तीर जो है वो पीपल पार्टी की है, किताब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की है। जो मैं एक बड़ा थिन नुक्ता आपको बता रहा था कि अगर बल्ला इनसे छिन जाता है और फिर हर इंतखाबी हलके में बल्ला इनके इंतखाबी निशान के साथ ही वो निशान आ जाता है, ऐसे ही कोई खड़ा हो जाता है, तो बल्ला मिलेगा तो सही ना किसी को। अगर इनको नहीं मिलता तो वो इंडिपेंडेंट जो होंगे उनको मिलेगा, क्योंकि बल्ला बैलेट पेपर से ममनू तो नहीं हो गया ना, चूंकि पीटीआई ने वो ज़ाब्ता कार की कार्रवाई एज पर द रिक्वायर्ड लॉ नहीं की। इन दिस केस जो इलेक्शन कमीशन के सामने केस आया, पता नहीं अभी तो फैसला होना है। हम एक तो हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, लेकिन बात तो बड़ी वैलिड है, सवाल आपका वैलिड है। अगर हर हल्के में उनके इंतखाबी निशान के साथ उनको छड़ी मिल जाती है या उनको छतरी मिल जाती है, नीचे साथ बल्ला आ जाता है, तो कितनी कंफ्यूजन होगी उस वोटर के लिए जो मियां वाली है या जान बैठा है। और लाइटर नोट, वो आपने कहा ना कि जिसकी जो वजह शोहरत है, मौलाना के पास किताब है, इनकी वजह, मैंने कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई की वजह शोहरत तो बहुत कुछ है मौजूदा किताबों को देखते हुए, तो मेरे ख्याल में उस लिहाज से निशान कुछ भी हो सकता है। खैर, कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, अब ये तो आपने अच्छा हमें बिल्कुल क्लियर किया कि अगर ये होता है, अकबर एस बाबर साहब किस हद तक आपको कामयाब होते नजर आते हैं? जो वो कंसिस्टेंट तो बड़े, उन्होंने पहले भी कोई 11 साल ले लिए फॉरेन फंडिंग के अंदर, और लेकिन प्रूव किया अपना मौके और साबित किया कि फॉरेन फंडिंग हुई थी तहरीक इंसाफ को। तो अब आपको इस मामले में किस हद तक नजर आता है कि कामयाब हो पाएंगे? देखें, फॉरेन फंडिंग प्रूव तो किया, लेकिन ना तो पार्टी बैन हुई, जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 है उसके तहत पीटीआई तो अभी है ना, और ये सारी एक्सरसाइज जो हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि पीटीआई स्टिल एग्जिस्ट एज अ पॉलिटिकल पार्टी। वरना जो वो क्रिकेट वाली फंडिंग आई थी या किसी क्रिकेट क्लब से फंडिंग आई थी या जो लंदन से फंडिंग आई थी, उसकी बुनियाद पर तो पार्टी, अगर स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द लॉ देखा जाए तो फिर पार्टी वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड, बट पार्टी एग्जिस्ट एट द मोमेंट। तो वो जो 11 साल लगे, और उसमें भी बड़ा यही बताया गया कि पीटीआई पे पाबंदी लग जाएगी, पीटीआई रहेगी नहीं, बट पीटीआई स्टिल देयर। और ये जो अरेंजमेंट हो रहा है ये पीटीआई के लिए ही हो रहा है कि पीटीआई में इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे, अगर हुए हैं तो वो लॉ के मुताबिक हुए हैं। अब उनको बल्ले का निशान मिलता है, नहीं मिलता, तो अकबर एस बाबर साहब अकेले तो नहीं है, इस सिस्टम में बहुत कुछ है जिनका कुछ इशारा आपने भी कहा किया।
बस वजह इस शोहरत बहुत क्या कुछ मालूम। को ही हम देख रहे हैं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच शौकत पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल पे अपना तंज। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब आपकी मुलाकात एक्सप्रेसो हीरो से करवाते हैं। हम बात करें जी डॉक्टर आलिया हैदर से, जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। दुबई में होने वाले कॉप का जो माहौलियाती इजलास है, उसमें डॉक्टर आलिया हैदर की खदमात के इतराफ में उन्हें फ्रंट लाइन क्लाइमेट हेल्थ अवार्ड से नवाजा गया। इस अवार्ड के लिए जी नामजद अफराद में अगर बात की जाए तो फिलीपीन से डॉक्टर टेफ्रेट, जबकि पाकिस्तान से डॉक्टर आलिया हैदर और लीबिया से इब्राहिम डुफानी शामिल थे। डॉक्टर आलिया हैदर को ये अवार्ड पाकिस्तान में 2022 में आने वाले जो सैलाब के दौरान फ्रंट लाइन का किरदार अदा करने पर दिया गया, और साथ साथ उन्होंने सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहाँ जाकर मेडिकल कैंप्स लगाए। सैलाब से मुतासरा शहरियों, स्पेसिफिकली अगर हम ख़वातीन की बात करें तो उनको तिब्बी सहूलियात भी फराहम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। डॉक्टर आलिया हैदर ने जी अपनी टीम के हमरा लाहौर में भी जो जहर आलूद पानी है उस पर रिसर्च की है, जबकि लाहौर समेत पाकिस्तान के जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ पर मुफ्त तिब्बी कैंप्स का इनेकाद भी जारी रखे हुए हैं। हाल ही में जी खल्क हेल्थ क्लिनिक के नाम से लाहौर में उन्होंने मुफ्त और मयारी सेहत का प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है, जिसके तहत शहर के जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ पे हेल्थ यूनिट्स कायम किए गए हैं, जहाँ पर जो MBBS डॉक्टर्स हैं उनकी ज़ेर निगरानियों का फ्री इलाज किया जा रहा है। ये सब कुछ जो आपको 1-1.5 मिनट में हमने बताया, ट्रस्ट नहीं है बताना आसान है, ये करना आसान नहीं है। एंड वी बिलीव कि इसके लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व आपको चाहिए, जिसकी बेस पे आप ये कर सकते हैं। डॉक्टर आलिया हैज डन इट। कोप 28 के अंदर इनकी इन सलाहियतों को माना गया, दुनिया ने इदराक किया। हमने ज़रूरी समझा कि हम इनसे मुलाकात आपकी करवाएं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम डॉक्टर आलिया, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। सच एन ऑनर टू हैव यू। बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपसे मिलकर, आपको बुला के। बहुत मुबारकबाद आपको सबसे पहले तो आपने बहुत शुक्रिया, एजाज़ हासिल किया। आई एम सो ऑनर्ड, और आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया है और ये इज्जत दी है, तो आई एम रियली यू डिजर्व इट। फीलिंग क्या है इस अवार्ड के लेने के बाद? फिर आपके हम काम पे आते हैं। ये एक बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग है, क्योंकि जब आप इनिशियली ग्राउंड पे जाते हो आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको इसके लिए कभी दुनिया में अवार्ड भी मिलेगा या आप ग्लोबली जो है रिकग्निशन मिलेगी। क्योंकि जब आप ये काम करने जाते हैं तो आप बगैर किसी, वो कहते हैं ना, आप अच्छा करो पल की फिक्र ना करो, अल्लाह आपको देगा। तो इनिशियली मैंने भी इसी तरह कुछ सोचा था। You did it for humanity. Yes, exactly. So now it feels great and I am honored and privileged, और हमारे मुल्क का नाम रोशन हो रहा है। बेशक, इट्स एन ऑनर फॉर अस। हमारे लिए भी बहुत एक एजाज़ की बात है। अब थोड़ा सा अपनी जर्नी को हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो चंद बातें हैं जो हमने बताई हैं एज इमरान सेठ के, बताना 1-1.5 मिनट में बहुत आसान होता है, लेकिन इसके लिए एक बहुत स्ट्रगल, एक बहुत चैलेंजिंग जर्नी होता है। हम ज़रूर चाहेंगे आप हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें। बिल्कुल, जैसे कि मेरा ताल्लुक़ एक्चुअली कोयटा बलूचिस्तान से है, और वहाँ पे भी मेरा ताल्लुक़ हज़ारा कम्युनिटी से है। तो हमारी कम्युनिटी बेसिकली एक बहुत ही सुलझी हुई एजुकेटेड कम्युनिटी है, और औरतों की तालीम पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। तो और मेरे फादर बहुत ही जो है बेटी परस्त शख्स थे, बेटियों से बहुत मोहब्बत थी उनको। मेरी माँ जी भी ऐसी है। तो उन्होंने हमेशा हमें यही सबक दिया था कि इंसानियत को आपने हर रिलीजन से ऊपर रखना है। Great. आपने ये नहीं देखना है कौन है, कैसा है, रंग क्या है, नस्ल क्या है, उसकी रिलीजन क्या है। बस आपने जो है इंसानियत की बुनियादों पर अगर आप जब भी जिस फील्ड में होंगे अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं तो आप बिल्कुल ज़रूर करें। तो मैं इनिशियली जब वापस फिर मैं चली गई थी चाइना अपना MBBS करने। तो मैं जब वापस आई तो उन दिनों में हमारी जो कम्युनिटी का परसिक्यूशन है थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। 20 सालों से हमने वो जीनोसाइड देखा था, खून खराबा। तो मैं जब आई यहाँ पे मैं काम कर रही थी तो इनिशियली मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम जो है सारे इंसान ही हैं। रंग हमारा मुख्तलिफ हो सकता है, ज़ुबान अलग हो सकती है, पर इंसानियत की कोई ज़ुबान नहीं होती, कोई रिलीजन नहीं होता। तो फिर इनिशियली मैंने फिर वहाँ से जो है मेरे कुछ दोस्तों के साथ हमने इनिशिएट किया। जब मैं लाहौर के चुंगी अमर सिद्धू के इलाके में गई तो वहाँ पे काफ़ी लोग जो है मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चले डॉक्टर आलिया, मैं आपको ना चुंगी दिखाता हूँ। मैंने कहा, जब लोग दोस्तों को कहते हैं मैं आपको मरी दिखाता हूँ, स्कर्दू दिखाता हूँ,
तो ये कौन है, मतलब चुंगी, चलो मैं चली जाती हूँ क्या आपके दिखाना साथ चाहते जी। हैं उन दिनों हम प्रोटेस्ट वगैरह करते होते थे लाहौर में, तो उनको पता चल गया था कि ये चलो काफ़ी इंटरेस्टेड है ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ के लिए काम करने के लिए, तो मैं चली गई चुंगी। तो जब मैंने वहाँ हालात देखे और सारी चीज़ें हुई, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि सेहत पे पाकिस्तान में बहुत कम काम है। हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश तो करती है, बट वो इनफ नहीं है लोगों के लिए। बहुत सारे वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं जिनके पास कार्ड्स नहीं हैं सोशल सिक्योरिटी के, बहुत सारे औरतें हैं जो घरों में काम करती हैं, उनके पास वो सहूलियात नहीं है। इवन कभी कभी उन बेचारों के पास तो रिक्शे के किराए नहीं होते हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। तो फिर हमने सोचा कि उनको उनके घर के दरवाजे पे मेडिकल कैंप्स लगा के देते हैं। तो फिर वहाँ से जी हमने वहाँ से शुरू किया। मैं आपसे ये मैकेनिज्म भी जानना चाहूँगा, आपका ये जो मैं नेटवर्क की इसको कहूँगा, इसका क्या मैकेनिज्म है, हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है? एक्चुअली इनिशियली हमारे काफ़ी दोस्त थे जो डॉक्टर्स थे, वो हमारे साथ प्योरली वॉलंटियर बेसिस पे आते थे। फिर जो मेडिसिन की कॉस्ट होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो मेरे जो दोस्त जो प्रोफेसर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, हम सारी अपनी सैलरीज से पैसे निकाल देते होते थे। अच्छा। हर महीने हमने सोचा था कि हम प्लेज करेंगे कि हमने इतने इतने पैसे देने हैं। तो इनिशियली तो मेरी फैमिली ने हेल्प किया, मेरे दोस्तों ने किया। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया कि अच्छा ये काम हो रहा है, देन दे अप्रिशिएटेड इट, और फिर वो मेरे दोस्त ही यही पाकिस्तान से हमें डोनेट करते होते थे और हमने ये सारा इनिशिएटिव अच्छा, जो खल्क हेल्थ क्लिनिक का एक सिस्टम आपने स्टार्ट किया, इसके हवाले से भी बताएं, जिसमें आप ये उसी नेटवर्क का हिस्सा है? जी बिल्कुल। जब मैं लास्ट ईयर फ्लड करके आई, स्पेशली बलूचिस्तान में बहुत बुरे हालात थे सेहत के लेके, क्योंकि मोस्टली जब हम कैंप्स लगा रहे थे वो मोस्टली हम अबेंडेंड हॉस्पिटल्स के अंदर लगा रहे थे। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी केयर के हॉस्पिटल्स तो थे, पर वो कभी 20 सालों से वो पेपर्स में तो है, पर वो वजूद में इन एक्चुअल ऑपरेशनल नहीं है। बिल्कुल। सोहबतपुर के लोगों को सहूलियात नहीं देते, जाफराबाद के, नसीराबाद के लोगों के लिए। तो हमने सोचा कि हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा इनिशिएट करते हैं, क्योंकि मेडिकल कैंप्स एक सस्टेनेबल सिस्टम नहीं है लोगों को इलाज करने के लिए। हम वहाँ पे लोगों से मिल के आते हैं, दवाइयाँ दे देते हैं, बट फॉलो अप के लिए हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। फिर हमने खल्क हेल्थ क्लिनिक्स इनिशिएट किया। खल्क हेल्थ क्लिनिक्स का मकसद सिर्फ इलाज देना नहीं है, बल्कि हम प्रिवेंशन पे भी काम करते हैं। हमारे पास सारे पेशेंट्स की डेटा को हमने वॉलंटियरली जो है उनको सबको कलेक्ट कर रहे हैं। मेरे एक और दोस्त है, उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन्होंने हमें पूरा एक सॉफ्टवेयर बना के दिया है, जिससे हम अगर पेशेंट का आईडी कार्ड लगाते हैं तो उसमें हमें उसकी सारी हिस्ट्री आ जाती है। और ये पाकिस्तान में बड़ा कम होता है कि आपको सारे पेशेंट की हिस्ट्री हो कि उसको 10 तारीख को कौन सी दवाई दी है, 20 तारीख को क्या symptoms, जैसे डेवलप्ड ममालिक में होता है। बिल्कुल। तो उन्होंने हमें सॉफ्टवेयर दिया, तो उससे हम एक रिसर्च भी अब कंडक्ट करेंगे, जो कि फिर हम होपफुली पब्लिश करेंगे कि जिस पे हम एक एरिया में कौन सी बीमारियां ज्यादा है, ताकि उसके ओवरऑल प्रिवेलेंस पे काम कर सकें। ओके। जो प्राइवेट सेक्टर है, या आप जैसे जो वॉलंटियर ही मैं कहूँगा, जो अपने तौर पे इनिशिएटिव लेते हैं और फिर काम करते हैं, वो कितना हेल्प कर सकते हैं पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने में? क्योंकि ऑफ एंड ऑन हम देखते हैं कि गवर्नमेंट्स बदलती हैं, नए हॉस्पिटल्स का फ़ौरन ऐलान हो जाता है, 200 बेड का नया अस्पताल बना रहे हैं, 400 बेड का बना रहे हैं, लेकिन एक तो वो शायद प्रोसेस सस्टेनेबल नहीं होता, फिर हेल्थ कार्ड्स भी आ जाते हैं, एंड देन वी गेट टू नो कि अच्छा जी 500-600 अरब का बिल था, तो वो कैसे पे होगा हेल्थ कार्ड के लिए? चीज़ तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है। ये सस्टेनेबिलिटी फैक्टर हेल्थ सेक्टर के अंदर लाने के लिए आप जैसे वॉलंटियर्स क्या कर सकते हैं, और क्या हुकूमत के साथ कोई बात हुई आपकी, कोई कोलैबोरेशन हो ऐसा, जिससे कम से कम एक सस्टेनेबल हेल्थ सिस्टम हो सबके लिए? क्योंकि एक इंडिविजुअल कितना कर सकता है, आई मीन स्टेट तो स्टेट होती है। बिल्कुल। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि हमारे साथ स्टेट के इदारे जो है मिल के जो है हमारे साथ एटलीस्ट जो हम पुराने होते थे ना BHQs और RHUs, तो उनको वापस दोबारा से अगर वो सस्टेनेबली दोबारा से करेंगे ना, शुरू करेंगे, तो कभी खल्क हेल्थ क्लिनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो ये छोटे इनिशिएटिव्स पहले होते थे, अब वो नहीं होते। अब जैसे हमारा पहला क्लिनिक है कच्चा जेल रोड पे है, लोकेटेड है, तो वो बिल्कुल जनरल हॉस्पिटल के बैक साइड पे है, पर पेशेंट प्रेफर करते हैं कि वो हमारे पास है। एक तो हॉस्पिटल्स बहुत ओवर क्राउडेड हो गए हैं, दूसरा वो जब बहुत ज़्यादा लाइनों में लग के पेशेंट्स को देखने चले जाते हैं, तो उनको उतना जो है तसल्ली बख्श नहीं दिया जाता है, तो वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि प्रेफर करते हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ आए। और इस सिचुएशन में कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को अवॉइड करें, तो मुख्तलिफ एरियाज में क्वैक्स बैठे हुए हैं, वो डॉक्टर्स जो डॉक्टर नहीं है, डिस्पेंसर्स है, फार्मासिस्ट है, वो लोगों के गलत इलाज करते हैं, उस इलाज की वजह से लोग और बीमार होते हैं। तो ये अगर हमारी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से, मेरा तो ये ख्याल है कि जो डॉक्टर्स हैं
स्पेशली अगर उनके ऊपर हम, जैसे इंडिया में होता है कि वो उनके जो डॉक्टर्स होते हैं उनका 1 साल कंपलसरी होता है कि वो किसी रूरल एरिया में जाके काम करें या किसी पसमंदा इलाके में। हमारे पास ऐसे होते नहीं है, सिस्टम नहीं है, अगर है भी तो वो लोग जाते नहीं हैं, वो अपने कोई सोर्सेज वगैरह लगा के एंड देन दे विल सिट एट होम और फिर जाएंगे नहीं वहाँ पे काम करने। तो आई थिंक हमारे जैसे लोगों का और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं आई थिंक उनको डेफिनेटली इस तरह की चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और क्योंकि जब तक हमारा सेहत का निज़ाम बेहतर नहीं होगा तो हम आगे किसी और पे काम कैसे नहीं करेंगे। Exactly. बुनियादी चीज़ है, बिल्कुल। हेल्थ सेक्टर शुड बी इम्प्रूव। अच्छा, अभी हम खवातीन की सेहत के हवाले से बात करते थे, जब सैलाब से मुतासरा इलाके थे और हमने देखा भी था कि जब ये सैलाब आया तो बहुत सारी खवातीन, स्पेशली प्रेग्नेंट खवातीन, बहुत ज़्यादा सफ़र किया। हेल्थ सेक्टर में खवातीन जो रूरल एरियाज़ के, आप जहाँ पसमानदा इलाकों की बात कर रही हैं, कंडीशन आप किस तरह की देख रही हैं खवातीन की जो हेल्थ वाइज है, और ऑब्वियसली उस पर मज़ीद कितना स्टेट पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि खवातीन की सेहत को प्रायोरिटाइज़ किया जाए, और सेकेंडली आपका जो अपना एक नेटवर्क है उसके हवाले से भी बताएं। जो रूरल एरियाज़ में इस टाइम खवातीन हैं वो एक्सट्रीमली मालनरिश्ड है, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया के बहुत सारे केसेस हैं। और जब स्पेशली जब मैंने फ्लड में देखा था कि तो बलूचिस्तान और चारसदा में बहुत सारे ऐसे खवातीन थे, और जो वो खवातीन जो बहुत ज़्यादा टिब्बी कमरानी से भी आगे के जो एरियाज़ है ना जनूबी पंजाब में, राजनपुर और फाजिलपुर पहले थोड़ा बेहतर है, पर अगर हम डेरा इस्माइल खान वाले डायरेक्शन में जाए तो वहाँ पे मिट्टे वाला गांव आता है, और यहाँ पे मैंने सारे कैंप्स किए हुए, तो वहाँ पे ऐसे लोग हैं, ऐसे ख़वातीन हैं जो घरों से बाहर नहीं जाती, डॉक्टर्स के पास नहीं जाती, तो वो सिवियरली मालनरिश्ड है। और उनकी जो और वो जब डिलीवरीज होती है उनकी, तो वो जो उनके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है। ठीक है, टाइम मेरे पास कम है। एक तो ये कि आपने चूँकि अपने पेरेंट्स का जिक्र किया, कैसा लगा उनको जब या आपके आसपास जिन लोगों ने आपको हेल्प किया इस अवार्ड के बाद, और दूसरा ये अवार्ड डॉक्टर साहिबा कितना हेल्प करने जा रहा है आपको इन फ्यूचर अपने गोल्स को मजीद इन्हांस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इस हवाले से हमें बताइए। मेरे फादर तो इज़ डिजीज्ड, तो वो है नहीं, बट आई एम श्योर वो होते तो वो बहुत हम पे प्राउड होते हैं, खुश होते। और जो मेरी वालदा है वो पूरा दिन लाइव देख रही थी, और जो हमारा सारा इवेंट हुआ था, शी वाज वेरी हैप्पी। शी इज़ अ वेरी लेस एक्सप्रेसिव लेडी, वो थोड़ा बहुत कम एक्सप्रेस करती है, बट एज सून एज आई केम बैक और मैं उनसे बात हुई है तो शी स्टार्टेड क्राइंग एंड देन शी वाज लाइक कि कभी कभी आप उम्मीद नहीं करते कि आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, और आप लोग इतने जल्दी जो है बड़े हो गए हैं। तो काफ़ी मेरे लिए भी ऑनर की बात है, क्योंकि एक तो मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है जहाँ पे वैसे ही ख़वातीन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम है, फिर दूसरा और आपके ताल्लुक एक ऐसी कम्युनिटी से है जो हमेशा मार्जिनलाइज्ड रही है। तो वो सारी चीज़ों का आप जब ओवर पावर करके एक ऐसे स्टेज पे जाते हैं और अपने इनिशिएटिव्स को आगे रखते हैं, आई थिंक that really matters. That matters a lot. Thank you very much, Dr. Alia. It was loving you. We are so proud of you, and it was an honor कि आप हमारे शो का हिस्सा बनी, और आपके बहुत सारे लोगों ने आपको सुना, आपकी अच्छी बातें सुनी और आपके अच्छे काम के हवाले से देखा। Thank you so much. I would just like to add one thing कि हमें क्लाइमेट चेंज और सेहत को बहुत साथ में देखना चाहिए, क्योंकि what I think कि इस बार कॉप में भी काफ़ी ये डिस्कस हुआ है कि क्लाइमेट चेंज जो है, क्लाइमेट जस्टिस को अगर हम करेंगे तो वो जो है हेल्थ क्राइसिस है। वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम हमारा कम है, लेकिन हम किसी और नशिस्त में जरूर इंशाल्लाह इस पे भी डिटेल्स बात करेंगे। डॉक्टर आलिया हमारे साथ मौजूद थी और एक्सप्रेसो हीरो हम एक ब्रेक लेके बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। आपको सेगमेंट माइंड मैटर्स दिखाते हैं, जिसमें आज बच्चों के मुख्तलिफ ज़बानें सीखने और उससे क्रिएटिविटी के लिंक, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बात करेंगे आज एक अहम मौजू पर। मौजू ये है कि अगर आपके बच्चे 2 ज़ुबानें बोलते हैं, यानी बायलिंगुअल हैं, या 2 लिसानी हैं, या मल्टीलिंगुअल हैं, यानी कसीर लिसानी हैं, ज़्यादा ज़ुबानें बोलते हैं, वो ज़्यादा ज़ुबानें सीख रहे हैं, तो इसके क्या नफ्सियाती असरात होते हैं। यानी कोई भी फ़र्द जो है वो अगर एक से ज़्यादा ज़ुबानें बोलता है तो इसकी नफ्सियाती असरात या उसकी ज़हनत पर क्या असरात मुरतब होते हैं। क्या एक से ज़्यादा ज़ुबानें सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए, एक ज़ुबान ही काफ़ी होती है, या एक से ज़्यादा ज़ुबानें जो है उनका कोई फ़ायदा है या नुकसान है, इस पर बात करेंगे। इस पर एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जो पहली लैंग्वेज होती है, ये जो पहली ज़ुबान होती है, ये जिसको हम मादरी ज़ुबान कहते हैं, उसके जो कनेक्शन है वो इमोशनल ज़्यादा होता है, और जो दूसरी ज़ुबान है
उसका जो कनेक्शन है वो रैशनल या अक्ली ज़्यादा होता है। इसके हवाले से जो नफ्सियात ने तहकीक की है तो मालूम ये हुआ कि वो बुनियादी तौर पे, क्योंकि वो घर की ज़ुबान होती है और वो आपके घर के अंदर जो आपके वालिदैन हैं या आपके बहन भाई हैं उनके साथ इंटरेक्शन की ज़ुबान होती है, तो उसमें आपका जो इमोशनल, और जिस तरह आपको मालूम है कि बच्चा जो है वो मुकम्मल तौर पे एक इमोशनल बीइंग होता है, तो वो जो इमोशनल सिग्नलिंग है या जो एक जज्बाती ज़ुबान है वो पहली ज़ुबान ठहरती है। जब भी आपने जज्बात का इजहार करना है या गुस्से का इजहार करना है या एक अचानक कोई जज्बाती इजहार का मामला है तो वो आप हमेशा पहली ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे। और जब भी कोई आर्गूमेंट्स का या दलाइल का मामला हो तो फिर आप वो दूसरी ज़ुबान ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह ये है कि जो दूसरी ज़ुबान है ये ज़्यादातर स्कूल में सिखाई जाती है, एक ऐसे सेटअप में सिखाई जाती है जहाँ पे किताबें पढ़ाई जा रही होती हैं, दलाइल सिखाए जा रहे होते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा होता है। तो उस वक्त जब भी आप रैशनल होते हैं, जब भी आप अकली होते हैं, जब भी आप अकली दलाइल देने में आते हैं तो आप दूसरी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप इमोशनल होते हैं, जिस तरह के आपको याद है कि मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि गाली और गिनती जो है वो अमूमी तौर पर इंसान उसी ज़ुबान में, यानी आपकी अपनी मादरी ज़ुबान में देता है। तो इस तरह, लेकिन अब हमारा जो सवाल है वो ये है कि क्या एक से ज़्यादा ज़ुबानें सीखना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। इस हवाले से 2007 की एक स्टडी है जो कि टोरंटो में एलन बैलोस्टॉक की एक स्टडी है जो कि 12 जनवरी 2007 को न्यू साइंटिस्ट का जरीदा है उसमें शाया हुई। और ये जो जरीदा है जिसमें ये स्टडी शाया हुई, इस स्टडी ने हमें ये बताया कि जो डिमेंशिया है वो, या यानी जो जिस तरह आप यादाश्त मुतासर होनी शुरू हो जाती है, यादाश्त के हवाले से एक डिसऑर्डर है, तो ये जो बीमारी है ये बायलिंगुअल लोगों में 4.5 साल उसका डिले था। यानी जो लोग एक ज़ुबान बोलते थे उनके मुकाबले में जो एक से ज़्यादा ज़ुबानें बोलते थे उनमें ये बीमारी 4.5 साल देर से आई। तो न्यू साइंटिस्ट की ये जो स्टडी थी ये बारल चश्मकुशा थी और इसने न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी के हवाले से तहकीक के कई और दरवाजे खोल दिए और हमें मालूम हुआ कि कॉग्निटिव रिजर्व एक ऐसी चीज़ है जो कि उन लोगों में ज़्यादा होता है जो कि एक से ज़्यादा ज़ुबानें बोलते हैं। अब एक से ज़्यादा ज़ुबानें बोलने की न्यूरो के हवाले से अपने दलाइल हैं, लेकिन जो साइकोलॉजी के हवाले से जो दलाइल अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा हैं और ये बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है अगर आप एक से ज़्यादा ज़ुबानें बोलते हैं। और उसकी वजह ये भी है क्योंकि लैंग्वेज जो है वो बहुत ही कम्प्लेक्स फिनोमेना है, बहुत ही कम्प्लेक्सिटी है इसमें, और जितनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी आती है उतना कॉग्निटिव रिजर्व जो है वो आपका बढ़ता है। तो इस कोरिलेशनिंग की वजह से वो जो डिमेंशिया है उसमें एक डिले आता है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि नई ज़ुबान सीखने के लिए कौन सी उम्र जो है वो सबसे बेहतरीन होती है। इसके वाले से सबसे बेहतरीन उम्र तो यकीनी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं। जब आप बच्चा है वो बहुत जल्दी से ज़ुबानें सीखता है। उसकी वजह यह है कि वो जो 86 या 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं उनके दरमियान में कनेक्शंस डेवलप हो रहे होते हैं, सिनेप्सिस डेवलप हो रहे होते हैं और वो 300 ट्रिलियन सिनेप्सिस जो हैं, ये कनेक्शंस जो हैं उन्हें डेवलप होना होता है, जिसकी वजह से ये बेहतरीन उम्र होती है एक या एक से ज़्यादा ज़ुबानें सीखने के लिए। बट लेटर ऑन भी आप सीख सकते हैं, गो कि आपके क्योंकि वो कनेक्शंस डेवलप हो चुके होते हैं तो उनको मॉडिफाई करना होता है। जब वो मॉडिफाई करना होता है तो ये एक बड़ी दिक्कत होती है। आपको मालूम है कि कोई भी लेटर ऑन जो एज में नई ज़ुबान सीखना जो है वो काफ़ी उसमें दिक्कत होती है, लेकिन जितनी दिक्कत होती है उतना बड़ा रिवॉर्ड भी होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि आपने एक से ज़्यादा कोई और ज़ुबान सीखनी है तो उसके लिए जो बेहतरीन उम्र है वो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं और उनसे क्योंकि अब आप निकल आए हैं तो अब आप सीख नहीं सकते। अब अगर आप सीखेंगे तो इसका रिवॉर्ड कहीं बढ़ के होगा और वो रिवॉर्ड ये होगा कि आप जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है न्यूरॉन्स का, उसको जब आप चैलेंज करते हैं, उसको जब आप मॉडिफाई करते हैं तो यकीनन ये एक मुश्किल होती है, लेकिन इसका रिवॉर्ड भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है और ये प्रोफेसर ली भी कहते हैं। दूसरा एक और जो साइकोलॉजी के वाले से हम देखें तो जब भी आप एक से ज़्यादा ज़ुबान सीखते हैं तो मेरा ख्याल है कि इससे ओवरव्यू इफेक्ट में इजाफा होता है, इसमें आपकी वुसअत नज़री में इजाफा होता है, आप दूसरों के पर्सपेक्टिव में सोचने की एक सलाहियत हासिल करते हैं। अगर आप अपनी एक ज़ुबान का लतीफ़ा और उसको क्रैक करना जानते हैं तो ठीक है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट फ्लैग्स, जिसमें इटालियन एम्बेसी के अंदर एक फैशन शो का इनेकाद किया गया। उस फैशन शो का अहवाल बता रही हैं सना हुमायूं सेगमेंट फ्लैग्स में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लैग्स के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ।
आज की खूबसूरत शाम सजाई है इटालियन एम्बेसी ने, जिसमें पाकिस्तानी और इटालियन डिज़ाइनर्स ने की है शिरकत। स्टेला इज़ द लेडी ऑफ द नाइट, जिन्होंने इटली से शिरकत की है इस खूबसूरत शाम को सजाने में। इसके अलावा नोमी अंसारी, सानिया मस्कातिया, PIFD के स्टूडेंट्स और बहुत से डिज़ाइनर्स जिन्होंने शिरकत की है। तो आज की शाम होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एक्साइटेड। तो आपने रहना है मेरे साथ ये जानने के लिए कि आज क्या क्या होना है। एंड राइट नाउ आई एम विद स्टेला, द लेडी ऑफ द नाइट। एंड स्टेला, यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आप इन कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ड्रेस, This is a dress that has been embroidered by Kalash woman from the Kalash Valley. ये ड्रेस कुलकुशन वुमेन का डिज़ाइन करता है और इस ड्रेस की खास बात ये है कि ये इटली और पाकिस्तान दोनों मुल्कों की नुमाइंदगी कर रहा है। Pakistan and Italy. wow, fantastic. Stella, I'm आप चौथी बार पाकिस्तान आई हैं। अगर हम फैशन की बात करें तो इटली पूरी दुनिया में अपने फैशन सेंस की वजह से पहचाना जाता है। इसी तरह पाकिस्तान अपनी रंगारंग सकाफत की वजह से जाना जाता है। आपको यहाँ सबसे खास बात क्या लगती है? traditional, cultural. So how was the experience, and every time what catches you here? Thanks to one of the, I think, most important Pakistani flag, someone who's now one of my very good friend. पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम की प्लेयर करिश्मा अली मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। जब उन्होंने यहाँ मुझे लोकल कल्चर में इंट्रोड्यूस किया, तब से ही मैं पाकिस्तान और यहाँ रहने वाले लोगों की फ़ैन हो चुकी हूँ। हुंजा वैली और कैलाश का पहनना ओढ़ना और यहाँ का टेक्सटाइल आर्ट बिल्कुल इटली जैसा ही है। मैं आपकी मुलाकात अपनी दोस्त करिश्मा अली से करवाती हूँ। And I also would like to introduce my friend, Karishma Ali. She's also a designer, or she's a part of it? She's a football player. Oh wow, football player. What's your name? Karishma. Karishma, that's fantastic. Which team are you playing? I play for several teams. Like Pakistan, Highlanders, बहुत सारे. Oh my God. So how is the जबरदस्त। experience? आपकी दोस्त स्टेला ने तो आज की ये शब हसीन बना Steal दी। the night tonight. Of course, and I think the only person who has brought me to the fashion world जी is बिल्कुल, Stella. स्टेला ने ही मुझे फैशन की दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया। मुझे इनके डिज़ाइन बहुत पसंद है। इन्होंने फैशन को लेकर मेरी सोच ही तब्दील कर दी। Style, and she changed that perspective for me. So I love it. I love to be here. Support. And I think that's the यही that's तो एक the डिजाइनर main, की खास बात the होती है। designer. Thank you for putting up such a beautiful. Thank you for having me, and see you soon. और इस वक्त मैं मौजूद हूँ PIFT के स्टूडेंट्स के साथ। फ्रेशर ने अपना पहला शो पुटअप किया है, एंड आई थिंक इन्होंने सबको हैरान कर दिया। मैं तो बहुत अमेज हूँ। तो हम स्टार्टिंग विद द गाय कि उन्होंने हैरान कर दिया कि ऐसा कोई ड्रेस बना सकता है वैसे दुनिया। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ अतीब कंबोआ। क्या सोच के वो ड्रेस बनाया था? मेरी जो कलेक्शन थी वो इंस्पायर्ड थी अफ़गानी कूची नोमैड से। तो नोमैडिज़म, न्यू डिजिटल नोमैडिज़म, उसको मैं स्टडी कर रहा था। उसके बाद जो अफ़गानिस्तान में और जनरल जो पावर और पॉलिटिकल इम्बैलेंस है उस पर कमेंट करने के लिए मैंने पोस्ट मॉडर्न अप्रोच के साथ काम किया। फैंटास्टिक। इतना तो हमने सोचा भी नहीं था कि तुमने इतनी लंबी कहानी सोची थी। मुझे तो ऐसे लगा कि कोई AI का कॉन्सेप्ट तुमने दिखाने की कोशिश की है, एंड आई थॉट कि यार क्या जनरेशन है AI बता रही है। सो व्हाट्स योर नेम? Assalamu alaikum. My name is Fatima and my theme was on Aurora Lights. तो बेसिकली मेरी पूरी थीम जो थी वो स्काई में जिस तरह से नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं, आई ऑलवेज हैड अ ड्रीम ऑफ नॉर्दर्न लाइट्स। तो वो एक मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसको देखूं, लेकिन आई नेवर हैड अ चांस टू सी देम। तो वो बस मुझे एक बचपन से एक जो बंदे को बहुत ज़्यादा एक चीज़ का क्रेज़ नहीं होता, तो आई यूज़ टू हैव दैट इमेजिनरी ड्राइंग्स, और फिर मैंने उन इमेजिनरी ड्राइंग्स को लेके अपना आगे फर्दर थीसिस को ग्रीन ड्रेस, आई रिमेंबर, या एग्जैक्ट। या Okay, what's your name? Hi, my name is Abdullah Munawwar and my thesis was related to my affiliation with my grandmother. So they were all the handcrafts she used to do, and the fabrics which were used all were hand weaved. Okay, what's your name? Assalamu alaikum. My name is Sumaira Khan Lodi, and my thesis topic was inspired by Buddha. Basically, जो मेरे green garments थे, वो उस पे जो drapes थी, वो सारी मैंने बुद्धा की जो sculptures थे, उनको study करके उनकी drapes निकाली थी, और उसको मैंने fabric में replicate किया था. So, and the color was inspired by nature because they had nature in their religion. So basically, it was all there. और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कटरीना के साथ, who is a well-known person, a very important person to all of us, definitely. Press Atashi, and Katrina, you are looking absolutely beautiful. Thank you very much. This is, you know, because I love Pakistan. And बहुत शुक्रिया। मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है और मैं इस वक्त अपनी पसंदीदा डिज़ाइनर के हमरा खड़ी हूँ। yeah, so I wanted to really represent me in Pakistan. And I can see Dure Shehwar.
आपने किस तरह मॉडर्न और रिवायती स्टाइल को इकट्ठा किया? इसके पीछे विजन क्या था? Basically, it's my motto to give a contemporary but very ethnic way. मेरा विजन ईस्टर्न और वेस्टर्न सकाफत को यकजा करके दिखाना था। एक ऐसा डिज़ाइन जिसे मशरकी और मगरबी लोग दोनों पहन सकें। Eastern people can wear, so it's a kind of thing. This is that. ये शाम आज हम अपने सफ़ीर के नाम कर रहे हैं। वो जल्द पाकिस्तान में अपनी सर्विस मुकम्मल करके जाने वाले हैं। And we're going to definitely miss him. Italia, we went Pakistan. Thank you very much. और इस वक्त मैं मौजूद हूँ फौजिया अमान के साथ, जिन्होंने खूबसूरत शो कोरियोग्राफ किया है, और फौजिया को यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। फौजिया, इस्लामाबाद की इन सर्दियों की शामों में कोई अपना चेहरा नज़र आता है, और इस तरह के इवेंट में तो और भी खुशी होती है। सो मैं देख रही थी ड्यूरिंग शो यू वर लाइक टोटली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस। कितनी टफ है ये जॉब? ऑनेस्टली मॉडलिंग से ज़्यादा ये ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मॉडलिंग में ये होता है कि आपको सिर्फ अपने आप पे फोकस करना होता है कि मैं अच्छी लगूं, और इसमें ये होता है कि आप जब ऊपर खड़े हुए होते हैं आपको होता है कि सारी मॉडल्स अच्छी लगें, एक एक मॉडल ईच एंड एवरी वन अच्छी लगे। बेस्ट। सो फौजिया, वंडरफुल जॉब। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका इटालियन एम्बेसी, इटालियन डिज़ाइनर के साथ काम? बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कोलैबोरेशन दोनों का, पाकिस्तान एंड इटालियन एम्बेसी डिज़ाइनर्स का हुआ है। स्टेला आई हैं वहाँ से, और पाकिस्तान से नोमी अंसारी, सानिया मस्कतिया, PIFG और ज़ारा जौहर, सारे डिज़ाइनर्स से बहुत अच्छा लगा। इनकी कोलैबोरेशन थी, एंड आप लोगों ने भी इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। माया, कैसी रही? मुझे तो बहुत मज़ा आया। कैसा रहा एक्सपीरियंस आज की शाम का, इटालियन और पाकिस्तानी कल्चर को एक साथ इस रैंप पर देख? Actually, we are here for this event. So ना दुरेश अवार और जूनी ने मेक श्योर किया, क्योंकि रात को मैं एक इवेंट में थी, आई हैड टू बी देयर, और उसके बाद मैं सोई नहीं हूँ टू बी ऑन दिस इवेंट। देखकर इतना खुश, एक तो अपने डिज़ाइनर्स को देख के वैसे ही अच्छा लगता है, एंड आई वाज चीयरिंग अप फॉर एवरीबॉडी, बट सबको एक साथ इकट्ठे होना, मेकिंग श्योर दैट पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स एंड एज वेल एज इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स आर ऑन द सेम स्टेज, एंड एवरीबॉडी वाज एक्चुअली चीयरिंग। मुझे सबसे अच्छा लगा, एवरीबॉडी वाज चीयरिंग फॉर आवर डिज़ाइनर्स, एंड आई थिंक सच इवेंट्स शुड कीप ऑन हैपनिंग। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इटालियन एम्बेसडर के साथ, डेफिनेटली द मैन ऑफ द इवनिंग विद अ ब्यूटीफुल। जनाब सफ़ीर, इस खूबसूरत इवेंट के इनेकाद पर आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सकाफती सरगर्मियों को प्रमोट करने के लिए आप हमेशा कोशा रहते हैं। Thank you so much. We decided tonight to organize a joint cultural event. आज की तकरीब का मकसद पाकिस्तान और इटली के फनकारों, खास तौर पर डिजाइनर्स को एक जगह इकट्ठा करना था। मैं समझता हूँ कि सकाफत का फ्यूचर एक दूसरे के साथ हम आहंगी में ही है। आज की ये तकरीब इटली के नए सिफारत खाने में मुनक्किद की गई है। ये सिफारत खाना रिकॉर्ड 9 माह के अंदर बनाया गया है। ये सिफारत खाना पाकिस्तान में हमारी लेगेसी को जारी रखेगा। It will finish in another 4 months, so more or less 1 year. And it will be our legacy to Pakistani people before we leave. So may I ask you, and I think fashion is the most. फैशन खवातीन के बगैर नामुकम्मल है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? So what do you have to say about it? It was a nice idea. ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। दोनों मुल्कों के लोग रंगों से मोहब्बत करते हैं। हमारे साथ आज इस शब में इटली के डिज़ाइनर्स भी मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ के लिबास ज़ेब-ए-तन कर रखे हैं। To enjoy the show. इटली पूरी दुनिया में अपने फैशन सेंस की वजह से ही पहचाना जाता है। इसी तरह पाकिस्तान अपनी रंगारंग सकाफत की वजह से जाना जाता है। मुझे दोनों मुल्कों का इश्तराक देखकर बहुत खुशी हुई। Thank you. बहुत शुक्रिया। ये मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। But we will go with it. मुस्कुराते चेहरे और खूबसूरत लिबास सर्दियों की इस शाम को और भी खूबसूरत बना दिया है। इटालियन एम्बेसी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज की इस शाम में पाकिस्तानी और इटालियन कल्चर को जिस खूबसूरती से पेश किया है। आई होप कि आप सब हैरान हो गए होंगे। यहाँ पर आए लोग काफ़ी खुशी भरे अंदाज में यहाँ से वापस जा रहे हैं, एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। आई होप यू हैव ऑल्सो इंजॉयड। अपना रखिएगा ख्याल, होगी आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और एक और एक्सप्रेसो हीरो से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इनका ताल्लुक ओबियसली स्पोर्ट्स से है, सोशल साइंसेस से या सोशल सर्विसेज से नहीं है। आपको हम मिलवाने जा रहे हैं जिन प्लेयर से उन्होंने 7वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर जो माइनस क्लास है इसमें गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पहली फाइट में श्रीलंकन प्लेयर को हराया, दूसरी फाइट में नेपाल और तीसरे यानी कि फाइनल में इंडिया की प्लेयर को हराया और जीता जी इस अवार्ड को, इस टाइटल को। बहुत सारे मेडल्स इस वक्त भी वो पहने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं लाइबा जिया की, उन्हीं से हमने बात करनी है और उनसे जानना है कि इतना कुछ उन्होंने कैसे कर लिया। इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल लाइबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड कंग्रेचुलेशंस। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। लाइबा, इतना ज़बरदस्त आपने परफॉर्म किया है, पहले नेपाल को हराया, फिर पहले श्रीलंका, देन नेपाल एंड देन इंडिया। ये जो आप इतना ज़बरदस्त किस्म का स्पोर्ट के अंदर परफॉर्म कर रही हैं, कैसे, कब से कर रही हैं ये कराटे? ये मैंने कराटे स्टार्ट किए थे जब मैं 5th क्लास में थी, आई थिंक सो 11 इयर्स की थी मैं तब, और मैंने तब से कराटे स्टार्ट किए। तब शौक था, स्कूल में स्टार्ट हुए ऐसे, और मेरे पापा को सब कुछ शौक था कि मतलब मैं करूँ ना कराटे, और मुझे भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का क्रेज था और पैशन था कि मैं किसी ऐसी फील्ड में जाऊँ। और फिर मैं गई और अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में मेरा फर्स्ट नेशनल मैं चैंपियन बनी कैडेट जूनियर में। और देन उसके बाद मैंने अपना डिपार्टमेंट पाकिस्तान वापस ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम्स लगातार मैं नेशनल चैंपियन हूँ। और इंटरनेशनल में भी नोरोज गेम्स में गई, वहाँ पे मैंने मेडल जीता। और ये मेरी सेकंड इंटरनेशनल और फर्स्ट साउथ एशियन थी। ये नेपाल में साउथ एशियन थी फर्स्ट मेरी, जिसमें मैंने एक गोल्ड मेडल जीता अल्हम्दुलिल्लाह। और फर्स्ट फाइट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह श्रीलंका को नॉकआउट की, सेकंड नेपाल का ही होम ग्राउंड था और नेपाल को मैंने वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह शिकस्त दी, और फाइनल में मैंने इंडिया को हराया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सर मोहम्मद जहांगीर की पाकिस्तान कराटे फेडरेशन, सर मोहम्मद जहांगीर, मंदलीप संधू, जिनकी वजह से ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली। और थैंक्स टू माय कोचेस, माय टीचर्स, सर रेहान और सर इम्तियाज़ अली, जिन्होंने हमें इसमें सपोर्ट किया, और मेरे वाबदा के कुछ कोचेस जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस जर्नी तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब उनकी वजह से भी मैं अचीव कर पाई। बेशक उनकी वजह से उनकी डेफिनेटली एक टीम वर्क होता है, लेकिन एफर्ट आपकी है और हम बहुत ज़्यादा, हमें फ़ख्र है आपकी इस एफर्ट के ऊपर, द वे यू हैव मेड टू दिस टाइटल। सबसे टफ मैच इनमें से क्या फाइनल मैच ही था अगेंस्ट इंडिया, और क्या वो एक प्रेशर मैच था? क्योंकि एक तो हमारा रिवायती हरीफ है, फिर आपका गेम भी मारकुटाई वाला है, तो उसमें थोड़ा सा वो जज्बात ज़्यादा हो जाते हैं। तो हाउ वाज दैट मैच? आई मीन फाइनल के बारे में हमें बताइए। हाँ जी, फाइनल जब स्टार्ट हुआ तो इंडिया का क्राउड काफी ज्यादा था, बहुत ज्यादा। और हमारा पाकिस्तान का थोड़ा प्लेयर्स हम लोग कम गए थे, क्योंकि हम लोग के फाइनेंशियली इशू होते हैं। उनकी फुल फेडरेशन सब अपने प्लेयर्स को लेके आती है, क्योंकि उनको फुल फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। अच्छा। तो ये था, उनका भी शोर था, हमारा भी शोर था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके क्राउड को वहाँ पे चुप कराया। ये बहुत बड़ी बात करा दिया आपने। इंडिया के क्राउड के बड़े बुरे दिन चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने उनको अहमदाबाद में चुप कराया, आपने नेपाल में चुप करा दिया। तो टेक्निकली हमें बताइए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो आपका गेम है, कराटे है, ये कहाँ पे स्टैंड करता है? और साउथ एशिया में तो आप चैंपियन बन गई, क्या हम आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स को हिट कर सकते हैं? आपके क्या प्लान्स हैं? यस, मेरे यही प्लान्स हैं कि अगर हमें PSB जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, वो अगर हमारे कैंप्स लगाते रहे, हमारे प्लेयर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहे, रैंकिंग इवेंट्स हमारे होते हैं, प्रीमियर लीग्स होती हैं, उनमें हमें भेजते रहे, और हम लोग में टैलेंट, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे जा सकते हैं। और मेरा आगे यही प्लान है कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप, आगे जो ओलंपिक्स आ रहे हैं, एशियन आ रहे हैं, उसमें हम लोग क्वालिफाई कर सकें। और उसके लिए हम लोग को सपोर्ट चाहिए, जो कि हम चाहते हैं कि जैसे क्रिकेटर्स को दिया जाता है, हम चाहते हैं कि वैसे ही हमारे कैंप्स लगाकर हमें सपोर्ट करें। नहीं, डेफिनेटली आपको सपोर्ट किया जाए तो आप बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे आपने खुद के। अभी आप लाइबा ये बताएं कि अभी जितने कॉम्पिटिशन्स में आप पार्टिसिपेट करते हो या आप ट्रेनिंग करते हो, इसके कैंप्स लगते हैं या आप अपने ओन पे करते हो? कोई प्राइवेट जगह है जहाँ पे आप इस तरह की प्रैक्टिस करते हो? कि हमारे जब भी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं तो हमारे कैंप्स लगते हैं, बट इस बार ये हुआ कि इस बार हमारा साउथ एशियन से पहले कोई कैंप नहीं लगा, लेकिन जस्ट हम लोग को हमारी जो फेडरेशन है उनकी बदौलत हमें 7 to 8 डेज का जस्ट कैंप लगा था। और बाकी मैं अपने क्लब में ट्रेनिंग करी थी, और 7 to 8 डेज का जस्ट कैंप लगा था, बट उससे इतना खास वो होता नहीं है। लेकिन हम अपनी फेडरेशन के, मैं शुक्रगुजार हूँ
उन लोगों ने उन्होंने हमें ट्रेनिंग कैंप्स हमें एंड पे थोड़ा सा दिया और जिसकी वजह से हम लोगों ने उसको अचीव किया अपनी टारगेट। तो लाइबा शुरू से ही, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन होता है, स्पोर्ट्स वुमेन होती हैं, इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, कुछ लोग डिस्करेज भी करते हैं, आपको कहते हैं कि तुमसे नहीं होता, छोड़ दो, फिर ट्रेनिंग्स बड़ी हार्ड होती हैं, समटाइम्स आप बंदा कहता है मैं गिव अप कर दूं, क्या मैं अपना टाइम इसमें दे रहा हूं। कोई ऐसा लम्हा भी आया आपकी जिंदगी में और फिर अपने आप को आपने गियर अप किया एंड देन माशाल्लाह अब आप चैंपियन हैं? कोई ऐसा लम्हा आया जिससे आप फिर आगे चली? जी ऐसा होता है आप तब तक अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते जब तक आप अपना फेलियर नहीं देखते। जब आप फेलियर देखते हो आप उससे सीखते हो और उसको मेरे पे भी आया एक दफा, मतलब मैं एक दफा नेशनल में मैं हार गई और मेरे लिए बहुत ज्यादा वो था, शॉकिंग मोमेंट था। मतलब मैं कभी भी नहीं हारी नेशनल में अपने डिपार्टमेंट से, मैं लगातार कंसेक्यूटिव चैंपियन थी। सो मैं हारी और मैंने अपनी गलती से सीखा, बट ये था कि नहीं, गिव अप तो कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप एक आपका पैशन है, आप गिव अप कर दोगे फिर वो आपका कोई फायदा नहीं रहेगा। तो आप अपने उस गलती से सीखो और आप मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, अल्लाह ताला पे छोड़ दो और इंशाल्लाह ताला वो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। इंडीड। फैमिली का क्या रिएक्शन था? अम्मी अब्बू माशाल्लाह बेटी चैंपियन है, अब तो प्रोटोकॉल भी चैंपियंस वाले होने डराती भी चाहिए होंगी, यार, कराटे हाँ। आते हैं मुझे। बहन भाइयों में तो बड़ा रोब भी होता होगा, कजन्स वगैरह में। जी फैमिली तो मेरी बहुत ज्यादा खुश थी। फैमिली मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले, रिलेटिव सब बहुत ज्यादा खुश थे और बहुत ज्यादा उनको खुशी हुई कि मतलब एक डिफरेंट फीलिंग थी ये मेरे लिए। फर्स्ट इंटरनेशनल साउथ एशियन चैंपियनशिप थी और ये काफी बड़ा इवेंट था। इसमें एशियन गेम्स के मेडलिस्ट जिनमें हमने नेपाल के जो प्लेयर्स थे उनको हराया। नेपाल के एशियन गेम्स के मेडलिस्ट थे। मेरी जिससे फाइट हुई नेपाल की प्लेयर, वो कॉमनवेल्थ की ब्रोंज मेडलिस्ट है, उनको मैंने हराया था। और ये मेरे बड़ी मोमेंट तो कोई नहीं हो सकती कि मैंने इतने मतलब बड़े प्लेयर्स को हराया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये टाइटल अपने नाम। जबरदस्त जबरदस्त। लाइबा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आप हमारा हीरो है, हमारा फख्र है। थैंक यू वेरी मच। वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर कि आप इसी तरह से खेलती ना, और जिस तरह आपने भी रिक्वेस्ट किया, हम आप पे भी रिक्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से कि आप इन प्लेयर्स को ओन करें, इनको कैंप्स लगा के दें, इनको फैसिलिटीज दें, ताकि अगर ये अभी अपने तौर पे इतना सब कुछ कर रहे हैं तो अगर आप स्टेट इनको फैसिलिटेट करेगी तो ये क्या कमाल करेंगे। और इससे पहले कि हम जाएं, हम जरूर चाहेंगे लाइबा आप अपने मेडल जरा हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करें। हम अपने नाज़रीन के साथ इस खुशी को शेयर करना चाहते हैं, आपकी इस अचीवमेंट को शेयर करना चाहते हैं। सो दीज आर द मेडल्स जी जो कि लाइबा ज़िया ने जीते हैं। सो प्राउड ऑफ यू लाइबा। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर फैमिली। कोचेस, अल्लाह करे आप ऐसे ही एजाज़ात लाती रहें। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ चाहता है कुछ मौसीकी की बात करने का, इनफेक्ट मौसीकी आपको सुनाने का। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इनका नाम उस्ताद शहजाद अली खान साहब है और ख़ुसूसियत इनकी ये है कि ये मारूफ जो क्लासिकी मौसीकी का घराना है शाम 84 उससे इनका ताल्लुक़ है। और जब घराने का मैंने नाम लिया है तो इनकी मौसीकी के हवाले से लेगेसी क्या है वो तो आपको समझ आ ही गई होगी। आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, बुनियादी तौर पे हॉलैंड के अंदर रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में थे तो हमने कहा ज़रा खान साहब को इन्वाइट किया जाए और उनसे आज कुछ सुना जाए। इनके साथ राहिम अली खान, इनके साहबजादे हैं, यंग हैं, वो भी गा रहे हैं और वो भी आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप कैसे हैं खान साहब? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कैसा जा रहा है आपका पाकिस्तान के अंदर स्टे? ठीक चल रहा है? बड़ा अच्छा चल रहा है जी। अच्छा, ठीक जा रहा है। थोड़ा सा कुछ बताइए हमें अपने काम के हवाले से, कैसा? जी मैं पिछले 15 साल से यूरोप में हूँ और वहाँ भी एज ए म्यूज़िक टीचर काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा। तो तकरीबन पूरा यूरोप और अमेरिका कनाडा भी मैंने टूर किया हुआ है। तो इसी तरह से जो घराने की लेगेसी है वो लेके चल रहे हैं हम लोग। तो वहाँ पर क्लासिकल मौसीकी को लेकर लोगों का इंटरेस्ट, ऑब्वियसली आपने कहा आप म्यूजिक पढ़ाते भी हैं वहाँ पे, क्या इंटरेस्ट है, किस तरह से लोग उसको सुनते हैं, पसंद करते हैं? बहुत हाँ जी, क्लासिकल म्यूजिक सुना जाता है वहाँ। फ्रांस में मैंने काफ़ी परफॉर्म किया है। अच्छा। यूरोप में तकरीबन काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि इसमें मेडिटेशन भी है, क्लासिकल म्यूजिक। बिल्कुल। तो इस तरह से जो तो इसमें लाजमी नहीं है कि आपका ताल्लुक बरे-सगीर पाक भारत से है, आप किसी भी रीजन या खित्ते में हैं तो आपको क्लासिकल म्यूजिक अपील करता है। जी जी, वो तो जाहिर है, वो हमें घर से मिला है तो जाहिर है वो तो। और राहिम साहब, आपका कैसा जा रहा है ये सफ़र? ताज़ा लगता है शुरू हुआ है, आप बताइए कुछ। बाबा से सीखते हैं आप? जी जी। कैसा जा रहा है? अच्छा है? जी जी, अच्छा है। अच्छा, और क्या गाते हैं आप? यूजुअली किस जॉनरा को गाते हैं आप ज़्यादा? ज़्यादातर क्लासिकल सुनते हैं। क्लासिकल सुनते हैं और ज़्यादातर मतलब
पॉप या यही तो चलते हैं, जो मिल जाए वो जो गा मिल लेते जाए हैं, वो लेकिन जो मिल बेस जाए। ओबियसली क्लासिकल आप सीखे बेस होंगे तो ज़ाहिर है क्लासिकल है कुछ ना। भी गा लेंगे। शाह साहब जरा अपना तारुफ आवाज से कराइए, जरा जी, जी, हमारे जी, देखने बिल्कुल, वालों को पता बिल्कुल। चले प्लीज। ये एक वालिद साहब ने मशहूर गज़ल गाई है जी, कलाम है अब्दुल हमीद अब्दुल साहब का। नींद को बदुआ न दे जाना, नींद को बदुआ न दे जाना, गेसुओं की हवा न दे जाना, गेसुओं की हवा न दे जाना, नींद को बदुआ न दे जाना। जी पड़े हैं तुम्हारे कहने पर, जी पड़े जी पड़े पड़े हैं तुम्हारे कहने पर, बंदा पर दगा जाना, बंदा पर दगा ना दे जाना, गेसुओं की हवा ना दे जाना, गेसुओं की हवा ना दे जाना, नींद को बदुआ ना दे जाना, बदुआ ना दे जाना। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और गज़ल ही ज़्यादा लोग फरमाइश करते होंगे जब आप इवेंट्स में परफॉर्म करते हैं? जी मैं क्लासिकल से लेके ठुमरी गज़ल सभी जो कैटेगरी है क्या रुझान है आजकल यूथ के अंदर क्लासिकल मौसीकी को लेकर? लोग सीखना चाहते हैं? क्लासिकल म्यूजिक का तो बहुत कम है रुझान, आजकल तो ज़्यादा पॉप ही सुना जा रहा है, आपको पता ही है। लेकिन आजकल सूफी म्यूजिक भी बहुत सुना जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ अरसे में हमने नोटिस किया कि जो मौसीकी बन रही है, म्यूजिक बन रहा है, उसके अंदर ही जो सुर का रुझान है दोबारा से ये बहुत ज्यादा ये आ रहा है, देखा गया है। फिर से क्लासिकल म्यूजिक को जो है ना वो भी प्रमोशन मेरी, जैसे कोक स्टूडियो है या दूसरे जो चीज़ें आजकल चैनल पे आ रही हैं, तो उसमें मुझे लग रहा है कि कुछ क्लासिकल लोग सुनना चाह रहे हैं। ठीक है, तो राइम साहब जो बाबा गवाते हैं वही गाते हैं आप, या कभी अपनी मर्जी से भी कहते हैं कि नहीं मुझे ये गाना है? जो बाबा भी कहते हैं साथ
मैं कुछ अपनी भी होती है मदीर। चले हम चाहेंगे क्योंकि वक्त है हमारे पास, इतना मजा हमें आ रहा है तो हम कुछ और सुने आपसे। जी एक और गजल मैं पेश करूंगा। जरूर जरूर जरूर। कोई और है
बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ा आया। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और बहुत अच्छा लगा हमें। अल्लाह सुबह हम उम्मीद करते हैं हमारे देखने वालों ने भी शहजाद अली खान साहब को सुना और राहिम अली खान को सुना। आपको अगर अच्छा लगा तो ज़रूर यू कैन फाइंड देम ऑन सोशल मीडिया। हमने कहा आज डिफरेंट टच, थोड़ा क्लासिकल, थोड़ा गज़ल का टच आपको देते हैं। सो एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और वंस अगेन एक खिराज तहसीन हमने पेश करना है अपनी कवालियों के जरिए पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाले, इनफैक्ट कवाली के फ़न को दुनिया भर में पहुंचाने वाले शोरा फाक कवाल अजीज़ मियाँ कवाल साहब का जिक्र हम कर रहे हैं। उनके मद्दाह आज उनको उनकी 23वीं बरसी मना रहे हैं। बुलंद आवाज और मुनफरिद अंदाज रखने वाले अजीज मियाँ ने शाफ ईरान के सामने शानदार परफॉर्मेंस देकर गोल्ड मेडल अपने नाम। मरहूम अजीज मियाँ कवाल को फ़न कवाली में ग्रां कदर खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती अवार्ड से भी नवाजा। आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। हम अजीज मियाँ कवाल के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे। इसके साथ ही प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।